हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टाफिंग स्टैंड फॉर मैनेजिंग वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग क्या होता है? जितने भी पोजीशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, उसी को हम स्टाफिंग कहते हैं। तो staffing is that part of the process of management which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce. स्टाफिंग एक ऐसा पार्ट है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का जिसमें हम ऑब्टेन करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और मेंटेन करते हैं एक सेटिस्फैक्ट्री और सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को। स्टाफिंग क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस होता है ऑफ ऑब्टेनिंग और मेंटेन करना कैपेबल और कॉम्पिटेंट पीपल को तक फिल कर सके सारी पोजीशन को ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप से बॉटम तक। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग में हम कॉम्पिटेंट पर्सन को मतलब लाते हैं और सारी पोजीशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है उसको फिल करते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा स्टाफिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। स्टाफिंग जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है मैनेजमेंट प्रोसेस का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा अगर उसके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे काम करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टाफिंग इंटीग्रल पार्ट है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस का। सेकेंड, स्टाफिंग इज़ अ परवेसिव फंक्शन। स्टाफिंग जो है परवेसिव फंक्शन होता है क्योंकि इसको सारे मैनेजर परफॉर्म करते हैं हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडल हो, चाहे बॉटम लेवल हो। ये फंक्शन को सारे जगह पे परफॉर्म किया जाता है। थर्ड, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है, ये चलता रहता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। पीपल ऑर्गेनाइजेशन को मतलब ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की। फोर्थ, इट डील्स विद पीपल। अब स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग में हम डील करते हैं पीपल के साथ, क्योंकि इसमें क्या होता है हम लोग पीपल को वर्क पे रखते हैं और उन मतलब रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। फिफ्थ, स्टाफिंग हैज़ अ वाइड स्कोप। इसका स्कोप बहुत ही वास्ट है क्योंकि ये इंक्लूड करता है सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे मैन पावर प्लानिंग हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, एम्प्लॉयज़ का प्लेसमेंट हो गई, उनकी ट्रेनिंग हो गई, ये सब कुछ स्टाफिंग इंक्लूड करता है। सिक्स्थ, स्टाफिंग इज़ अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी। ये एक मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी है क्योंकि इसमें क्या होता है, फुलफिल करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ और सोसाइटी, तीनों की तरफ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो इसको फुलफिल करनी होती है। तो ये थे फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टाफिंग इज़ नीडेड इन बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफिंग चाहे वो न्यू ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टाफिंग की ज़रूरत दोनों टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है। अगर कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरप्राइज है उसमें स्टाफिंग का फंक्शन कब परफॉर्म किया जाता है? प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के बाद। जब हम प्रॉपर प्लान बना लेंगे और कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेंगे तब मैनेजमेंट को पता चलेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू स्टाफिंग फंक्शंस होगी, जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, बहुत सारे फंक्शंस स्टाफिंग के कंडक्ट किए जाएंगे सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। वहीं एक एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज में स्टाफिंग जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस रहेगा क्योंकि न्यू जॉब आते रहेंगे, क्रिएट होते रहेंगे और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे, तो वो पोजीशन को भी फुलफ़िल करने के लिए स्टाफिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं स्टाफिंग चाहे वो न्यू ऑर्गेनाइजेशन हो या एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों को स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है और दोनों ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग होती रहती है। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है? तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा फिलिंग जॉब विद कॉम्पिटेंट पर्सनल। स्टाफिंग हेल्प करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो
वहाँ पे जॉब को फुलफ़िल करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सनल ला के देता है, कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स के साथ उस जॉब को फुलफ़िल करता है। सेकेंड, बेटर परफॉर्मेंस। स्टाफिंग से क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अगर प्रॉपर स्टाफिंग हो रही है तो इससे क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हायर होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखा गया है, तो वहाँ पे वर्क भी अच्छे से हो रहा होगा, तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की। थर्ड, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अब स्टाफिंग जो है वो की है एक तरह से बाकी जो मैनेजेरियल के फंक्शन है उसके लिए, और सारे फंक्शन से जो ऑर्गेनाइजेशन के जो परफॉर्म करते हैं पीपल, उन सब के लिए क्या है, की है। स्टाफिंग इंश्योर करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टीन्यूस सर्वाइवल होता रहे और ग्रोथ होता रहे ऑर्गेनाइजेशन का। वो स्टाफिंग में क्या होता है, प्रॉपर प्लानिंग होती है कि वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रो कैसे होनी है, राइट टाइम पे राइट पीपल को मतलब वो पोजीशन को फुलफ़िल करके। फोर्थ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। Proper manpower planning, recruitment and selection enable the organization to procure required quantity and quality of human force. अब प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को मिल पाएगा सही क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन फोर्स की। तो इससे क्या होगा, स्टाफिंग प्रोसेस क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी कि ह्यूमन रिसोर्स जो भी है उनका ऑप्टिमम यूज़ हो सके, और अवॉइड करेगी ओवर स्टाफिंग को या फिर अंडर स्टाफिंग को। तो इससे क्या होगा, अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर पाएगा और ह्यूमन रिसोर्सेज की भी वेस्टेज नहीं होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा ह्यूमन रिसोर्स का। फिफ्थ, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोराल। प्रॉपर स्टाफिंग से क्या होगा, इम्प्रूव होगा जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोराल ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्डिंग ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। अगर हम प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं तो उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ उनका जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उनको मतलब अपने लेवल की, अपने मतलब स्किल के हिसाब से जॉब मिल रही होगी और उनको मतलब जो वो वर्क कर रहे हैं उसके लिए रिवॉर्ड भी फेयर मिल रहा होगा अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अब हम ब्रीफ में कह सकते हैं, अगर साउंड और इफ़ेक्टिव स्टाफिंग होगा तो मतलब इससे क्या होगा, ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो अच्छी होगी और उसकी सक्सेस होगी ऑर्गेनाइजेशन की। अब मैनेजमेंट को एफिशिएंटली परफॉर्म करना चाहिए स्टाफिंग फंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर राइट काइंड ऑफ, अगर हम सही एम्प्लॉय अगर अवेलेबल नहीं होगा सही जगह पे, तो इससे क्या होगा, वेस्टेज होगा मटेरियल का, टाइम का, एफर्ट, एनर्जी, सब चीज़ का वेस्टेज होगा। इससे क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, लो प्रोडक्टिविटी और पुअर क्वालिटी आएगी प्रोडक्ट का। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राइट काइंड ऑफ पीपल अवेलेबल हो राइट नंबर में और राइट टाइम पे, और उन लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए कि कैसे उनको काम करना है ताकि वेस्टेज जो मिनिमम हो। और दे मस्ट ऑल्सो बी इंड्यूस टू शो हायर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी बाई ऑफरिंग देम प्रॉपर इंसेंटिव्स। और जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको हम प्रॉपर इंसेंटिव्स भी दें ताकि उनका मोरल इंक्रीज़ रहे और मतलब उन्हें मन करे कि हम अच्छा प्रोडक्टिविटी दिखाएं और क्वालिटी ऑफ वर्क उनका अच्छा रहे। अब हम देखेंगे स्टाफिंग के प्रोसेस। स्टाफिंग के प्रोसेस क्या क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैन पावर की हमें रिक्वायरमेंट है। मैन पावर रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व करता है फॉरकास्टिंग एंड डिटरमाइनिंग फ्यूचर मैन पावर नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैन पावर की नीड है एक्चुअली। इसका मेन एम क्या होता है, डिटरमाइन करना नंबर और टाइप ऑफ एम्प्लॉय, कि मतलब किस नंबर में और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। टाइप से यहाँ पे मतलब है स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन एक एम्प्लॉय के पास होनी चाहिए, क्या स्किल या एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए उस पोजीशन पे काम करने के लिए। अब जब हम एसेस करेंगे कि क्या किस टाइप के मैन पावर की रिक्वायरमेंट है कंपनी में, कंपनी को पॉलिसी भी बनानी चाहिए कि किसको हमें अपॉइंट करना है, वुमेन को, पर्सन फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को, या फिर पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ को। ऐसी पॉलिसीज़ भी होती हैं। तो ये सबको देख के हमें मतलब एस्टिमेट करना होता है कि कौन से मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर में और किस टाइप के।
तो ये पहला स्टेप हो गया स्टाफिंग प्रोसेस का। अब जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है इसको ट्रांसलेट भी करना होता है स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन में और डिज़ायरेबल प्रोफाइल ऑफ इट्स ऑक्यूपेंट, जैसे डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक एंड सो ऑन। ये इन्फॉर्मेशन जो होगी ये बेस होगी जब हम पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को देख रहे होंगे। मैन पावर रिक्वायरमेंट दो काइंड ऑफ एनालिसिस करती है, वर्कलोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं नंबर और टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि रिक्वायर्ड है परफॉर्म करने के लिए वेरियस जॉब, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। वर्क फोर्स एनालिसिस क्या होता है, ये मतलब दिखाता है नंबर और टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के पास। अब ऐसी एनालिसिस रिवील करती है वेदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अंडर स्टाफ्ड है, ओवर स्टाफ्ड है या ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। अब जो सिचुएशन है ओवर स्टाफिंग की, अगर मान लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफिंग है तो अब हमें क्या ज़रूरत है, रिमूव करने की ज़रूरत है लोगों को जिनकी ज़रूरत नहीं है, या फिर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ को। और अगर अंडर स्टाफिंग की सिचुएशन है तो इसमें हम लोग को ज़रूरत है कि रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दे, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंपनी में, ताकि हमारे में बैलेंस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस एम्प्लॉयज़ हो। जो मेन एम होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, राइट नंबर में राइट काइंड ऑफ पीपल को राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे अवेलेबल रहें ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड स्टेप ऑफ स्टाफिंग इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, recruitment refers to a process of searching for prospective employees and encouraging them to apply for job in the organization। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सर्च करते हैं प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ के लिए और इनकरेज करते हैं कि वो अप्लाई करें जॉब्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड कैंडिडेट प्रोफाइल मे बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग द सिचुएशंस वैकेंट एडवर्टीजमेंट। The advertisement may be displayed on the office gate or it may be got published। अब हमें जब एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी तो हम एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएंगे और कैंडिडेट की प्रोफाइल को यूज़ करेंगे और सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टीज़मेंट बनाएंगे। ये एडवर्टीज़मेंट को हम डिस्प्ले करेंगे ऑफिस गेट पे और पब्लिश भी करेंगे अगर हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी ऑर्गेनाइजेशन में। दिस स्टेप इन्वॉल्व लोकेटिंग पोटेंशियल कैंडिडेट और डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स। इस स्टेप में क्या होगा, हम पोटेंशियल कैंडिडेट्स को लोकेट करेंगे और डिटरमाइन करेंगे सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स का। द एम ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ टू क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट बाय लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। मेन एम क्या होता है रिक्रूटमेंट का, हमें मतलब एक चाहिए होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं। बोथ इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स में बी यूज फॉर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हम दोनों सोर्सेज, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, दोनों यूज़ करते हैं। जैसे प्रमोशन हो गए, ट्रांसफ़र हो गए, प्लेसमेंट हो गए, कैंपस रिक्रूटमेंट हो गए, कोई भी हो। इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है, हमें लिमिटेड चॉइस मिलती है, वहीं एक्सटर्नल सोर्सेज में हमें वाइडर चॉइस मिलती है और फ्रेश टैलेंट मिलता है एम्प्लॉयज़ का। थर्ड स्टेप इज़ सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, हम चूज़ करते हैं बेस्ट पर्सन को आउट ऑफ अ पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जो भी डेवलप हुए हैं रिक्रूटमेंट के थ्रू। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, बट सिलेक्शन में क्या होता है, हम जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई किए होते हैं उसमें से जो बेस्ट होता है उसको हम चूज़ करते हैं। सिलेक्शन इज़ डन थ्रू अ प्रोसेस। अब सिलेक्शन भी क्या होता है, वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसमें स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सिलेक्शन। अब ऐसे एप्लीकेंट्स जो सारे हर्डल्स क्रॉस कर देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को, उनको जॉब मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस को मतलब कंडक्ट किया जाता है दो ऑब्जेक्टिव के साथ। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, चूज़ करना सुटेबल कैंडिडेट्स को, थ्रू वेरियस एप्लीकेंट्स में से सुटेबल कैंडिडेट को चूज़ करना। सेकेंड, मतलब सेल्फ इस्टीम को बढ़ाना, सेलेक्टेड कैंडिडेट के सेल्फ इस्टीम को बढ़ाना और उसको ये रियलाइज़ करवाना कि कितने सीरियसनेस के साथ ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें होती है। तो ये दो एम होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। फोर्थ स्टेप ऑफ स्टाफिंग इज़ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट को असाइन कर दिया जाता है सुटेबल जॉब।
प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट रिफर्स टू असाइनिंग स्पेसिफिक जॉब टू द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट। प्लेसमेंट में क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक जॉब असाइन कर देते हैं जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ रहता है। प्लेसमेंट के बाद क्या होता है, एम्प्लॉय को मतलब इंडक्शन और ओरिएंटेशन दी जाती है। अब ओरिएंटेशन क्या होती है? तो ओरिएंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बेसिक एम क्या होता है ओरिएंटेशन का? फैमिलियराइज करवाना न्यू एम्प्लॉयज़ को बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के साथ उसको फैमिलियराइज कराना ताकि वो ईजिली एडजस्ट कर पाए वर्क इन्वायरमेंट में। फिफ्थ स्टेप क्या है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इस स्टेप में क्या करते हैं, हम इम्प्रूव करते हैं जॉब नॉलेज और कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके अपनी जॉब एफिशिएंटली। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट ओनली इम्प्रूव द नॉलेज एंड स्किल फॉर द प्रेजेंट जॉब बट ऑल्सो इम्प्रूव देयर कॉम्पिटेंस फॉर करियर। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से केवल प्रेजेंट जॉब के लिए नॉलेज नहीं बढ़ती है, स्किल नहीं बढ़ती है, बल्कि जब एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ये मतलब उसके करियर ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग तो वेस्ट कभी नहीं जाएगी, उसके फ्यूचर जॉब में भी उसको काम आएगी। ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो बेसिकली 4-5 मेजर स्टेप होते हैं स्टाफिंग प्रोसेस के। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, सेकेंड रिक्रूटमेंट, थर्ड सिलेक्शन, फोर्थ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिफ्थ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। 3 more steps for firms without separate HRD। अब स्टाफिंग में 3 स्टेप और होते हैं ऐसे फर्म के लिए जहाँ पे सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होता है। तो बहुत सारे स्मॉल फर्म्स होते हैं जहाँ पे कोई भी सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में जो लाइन मैनेजर होता है उसको परफॉर्म करना पड़ता है 3 मोर स्टेप्स को। इट मीन्स जो अभी हमने पहले 5 स्टेप्स पढ़े स्टाफिंग के, उसमें 3 स्टेजेस और आ जाती हैं। इसमें सबसे पहला कौन सा आएगा? परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिफर्स टू सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड देयर पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है, हम सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है ऑर्गेनाइजेशन में अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। पहले से कोई स्टैंडर्ड हम सेट कर देंगे, उसके अगेंस्ट हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मतलब मेजर करेंगे और उसका पोटेंशियल देखेंगे कि उसकी पोटेंशियल है डेवलपमेंट की या नहीं है। एम क्या होता है इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल का? ये डिटरमाइन करना कि एम्प्लॉय की पोटेंशियल कितनी है, कि हम उसे बेटर असाइनमेंट, प्रमोशन या ट्रांसफ़र दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। सारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स होते हैं अप्रेज करने के लिए उसकी एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस को। तो द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है, इंक्लूड करता है डिफाइनिंग द जॉब, अप्रेजिंग जॉब परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। इसके अलावा परफॉर्मेंस अप्रेजल की सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इनकरेज एम्प्लॉय टू ग्रो एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को इंकरेज करना होता है अपने एम्प्लॉय को ताकि वो ग्रो कर सके और रियलाइज़ कर सके अपनी फुल पोटेंशियल को। ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये एड्रेस करना करियर रिलेटेड इशू एंड प्रमोशनल एवेन्यूज़ टू सर्व एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ताकि उनकी लॉन्ग टर्म में मतलब अच्छा हो, प्रमोशन हो। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इन द मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट हायरार्की में उनका प्रमोशन हो, मतलब अगर बॉटम लेवल पे हैं तो मिडल लेवल पे जाएं, मिडल लेवल पे हैं तो टॉप लेवल पे जाएं, इसे हम प्रमोशन कहते हैं। तो प्रमोशन इज जनरली अकम्पेन्ड बाय ग्रेटर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोर पे, हायर स्टेटस एंड ग्रेटर प्रेस्टीज। 8th, कॉम्पनसेशन। Financial benefit play an important role in attracting and retaining a competent group of employee. फाइनेंशियल बेनिफिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैनेजर को डेवलप करना चाहिए एक साउंड कॉम्पनसेशन पॉलिसी।
कॉम्पनसेशन क्या होता है? कॉम्पनसेशन मतलब कोई भी टाइप का पे या रिवॉर्ड जो एम्प्लॉय को दिया जाता है उनके काम के बेसिस पे। तो सारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पनसेशन पॉलिसी होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ और उनको एक मतलब मोटिवेशन रहे कि हम अच्छे से करेंगे तो हमें एडिशनल रिवॉर्ड या पे भी मिलेगा। अब जो ये कॉम्पनसेशन पॉलिसी है वो ये इन्फ्लुएंस्ड होती है कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से, सैलरी ऑफर्ड बाय कॉम्पिटिटिंग फर्म, रूल फ्रेम बाय गवर्नमेंट एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ ट्रेड यूनियंस। ये सब चीज़ क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं कॉम्पनसेशन पॉलिसी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। अब कॉम्पनसेशन किस फॉर्म में हो सकता है? कॉम्पनसेशन डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट भी हो सकता है जैसे वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव या कमीशन के फॉर्म में। दे कैन आइदर टाइम बेस्ड, मतलब टाइम बेस्ड भी हो सकता है या डेली पे करें, वीकली, मंथली, एनुअली, कैसे भी। या फिर ये परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है कि मतलब कितनी नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस की या सोल्ड की उस हिसाब से कॉम्पनसेशन दें। सेकंड, इनडायरेक्ट पेमेंट। अब ये इनडायरेक्ट पेमेंट भी हो सकते हैं जैसे रेंट फ्री होम दे दिया, फ्री कार दे दी, ये ऐसे में मतलब। तो सर्टेन पे प्लान कैन बी क्रिएटेड विच आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम बेस्ड पे प्लस इंसेंटिव. Manager may formulate various plan of compensation but all of them should be adequate and equitable. मैनेजर बहुत सारे प्लान बनाते हैं कॉम्पनसेशन के बट सबको एडिक्वेट होना चाहिए और इक्विटेबल होना चाहिए सबके लिए। नेक्स्ट इज़ कॉम्पोनेंट ऑफ स्टाफिंग। अब कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं स्टाफिंग की? तो बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं स्टाफिंग के, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव स्टेप होता है जिसका मेन एम होता है अट्रैक्ट करना नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को कि वो अप्लाई करें किसी जॉब के लिए। लार्ज नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट को मतलब पोजीशन के लिए गैदर करना, यही मतलब रिक्रूटमेंट का बेसिक एम होता है। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होता है जिसका एम होता है सेलेक्ट करना सुटेबल पर्सन को। जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं जॉब के लिए उसमें से बेस्ट जो होगा उस जॉब के लिए उसको सेलेक्ट करना, ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है? इसमें हम नॉलेज और स्किल्स जो भी एम्प्लॉय की होती है उसको अपग्रेड करते हैं, उनकी एबिलिटी को हम इसमें बढ़ाते हैं परफॉर्म करने के लिए ताकि वो अच्छे से और परफॉर्म कर पाएँ ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये थे कॉम्पोनेंट ऑफ स्टाफिंग। रिक्रूटमेंट रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड इनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज़ को ढूंढते हैं और इनकरेज करते हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में। रिक्रूटमेंट क्या होता है? एक तरह का पॉजिटिव प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, हम पीपल को ऑर्गेनाइजेशन में ले रहे होते हैं, उनको मतलब इनकरेज कर रहे होते हैं कि वो अप्लाई करें जॉब के लिए। ये क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस के पहले होता है, पहले लोग अप्लाई करेंगे उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे ना। तो इसका मेन एम क्या होता है रिक्रूटमेंट का कि एक बहुत ज़्यादा पूल क्रिएट करना कैंडिडेट का ताकि मैनेजमेंट को ऑप्शन मिल पाए चूज़ करने के लिए सुटेबल कैंडिडेट अपने पोजीशन के लिए। तो इसके लिए क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करता है वैकेंट जो जॉब पोजीशन होते हैं बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के। रिक्रूटमेंट का मेन जो 2 फंक्शन होता है क्या? फर्स्ट फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? डिस्कवर करना वेरियस सोर्सेज ऑफ मैन पावर। मैन पावर की सोर्सेज कहाँ हैं, कहाँ से हमें अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल सकते हैं। सेकेंड फंक्शन क्या है? क्रिएट करना पूल ऑफ एप्लीकेंट्स को कि वो इनकरेज करना उनको कि वो अप्लाई करें जॉब के लिए, तभी तो हम मैनेजमेंट को एक पूल मिल पाएगा जिसमें से वो सुटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे पोजीशन के लिए। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व करता है फॉलोइंग एक्टिविटीज़। सबसे पहला आ जाएगा आइडेंटिफाई डिफरेंट सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई। सबसे पहले रिक्रूटमेंट में क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करना होता है क्या सोर्सेज है लेबर सप्लाई के, कहाँ से प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय कंपनी को मिल सकता है। सेकंड, इवैल्यूएट करेगा वैलिडिटी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, मतलब वो चेक करेगा कि वहाँ पे अच्छे हैं भी एम्प्लॉयज़ या नहीं है, या फिर वैलिड हैं भी कि नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन के हिसाब से। थर्ड काम क्या होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में? चूज़ करना सुटेबल सोर्सेज, कहाँ से हमें मतलब मैन पावर मिल सकता है।
फिर चूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और मोटिवेट करेंगे जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट होगा उनको, कि वो अप्लाई करें जॉब के लिए हमारे कंपनी में। तो ये हो गया रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या होते हैं? रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाई करना वेरियस सोर्सेज ऑफ ह्यूमन फोर्स और उनको अट्रैक्ट करना और मोटिवेट करना ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में। तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के। इंटरनल सोर्सेज भी होता है, एक्सटर्नल सोर्सेज भी होता है। इंटरनल सोर्सेज में आ जाएगा प्रमोशन या ट्रांसफ़र जो कि कंपनी के अंदर ही होता है। और एक्सटर्नल सोर्सेज जब कोई एम्प्लॉय बाहर का रहता है और वो अप्लाई करता है ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आइए इसे एक्सप्लेन वे में देखते हैं। सबसे पहले इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय या स्टाफ होते हैं कंपनी के, उन्हीं से हम वैकेंट जॉब पोजीशन जो होता है वो फिलअप करते हैं। इसमें हम कहीं बाहर से नहीं लाते हैं, या तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं उनका प्रमोशन कर देते हैं या फिर उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जब एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और उसी से हम वैकेंट पोजीशन जो है फिल करते हैं। तो इसमें जो दो मेन कैटेगरी आती है वो प्रमोशन है और सेकंड ट्रांसफ़र। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन refers to movement of employee from lower level position to a higher level position carrying higher responsibilities, facilities, status and pay। प्रमोशन क्या होता है? एक एम्प्लॉय का मूवमेंट होता है लोअर लेवल पोजीशन से हायर लेवल पोजीशन पे, और उसके पास क्या होता है, इसके साथ साथ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, फैसिलिटी आती है, उसका स्टेटस बढ़ता है, उसकी जो पे है वो भी बढ़ती है प्रमोशन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए जो जनरल मैनेजर है उसकी पोजीशन वैकेंट है, अब हमने ब्रांच मैनेजर को प्रमोट कर दिया और जनरल मैनेजर की पोजीशन को फिल कर दिया सेम ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा, वो एम्प्लॉय का प्रमोशन होगा और उसकी पे भी अच्छी होगी। तो इसी को हम कहते हैं प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है कि एम्प्लॉय का वर्टिकल शिफ्टिंग होता है। प्रमोशन से क्या होता है, ये हेल्प करता है इम्प्रूव करने में एम्प्लॉय का मोटिवेशन, लॉयल्टी और सेटिस्फैक्शन देता है एम्प्लॉय को। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है एम्प्लॉय के ऊपर, क्योंकि प्रमोशन से क्या होता है, अगर किसी एम्प्लॉय को हम हायर लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, उसको मतलब एक तरह का मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं कंपनी में, और वो इससे और अच्छा परफॉर्म करेगा अपनी जॉब। नेक्स्ट सोर्स जो है वो है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र रिफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर विदाउट अ सब्सटेंटिव चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ एम्प्लॉय। ट्रांसफ़र में क्या होता है, हम लोग मतलब हॉरिजेंटली शिफ्ट करते हैं एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरे जॉब में, या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या फिर एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट कर देते हैं। बट इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्टेटस में चेंज नहीं आता है एम्प्लॉयज़ के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए एक बैंक में अगर एक एम्प्लॉय को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसफ़र। प्रैक्टिकली इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एम्प्लॉय का। ट्रांसफ़र एक बहुत अच्छा सोर्स है फिल करने के लिए डिपार्टमेंट में वैकेंट पोजीशन को। फ्रॉम ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पे ओवर स्टाफ हैं वहाँ से मतलब शिफ्ट कर दिया जाता है ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है फिल करने का वैकेंट पोजीशन को। जॉब ट्रांसफ़र हेल्पफुल भी होते हैं अवॉइड करने के लिए टर्मिनेशन या फिर रिमूविंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड ग्रीवियंसेस। अब जॉब ट्रांसफ़र से क्या होता है, टर्मिनेशन एम्प्लॉयज़ का अवॉइड होता है। और अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो रही है कोई डिपार्टमेंट में, या फिर किसी के साथ मतलब बहस वगैरह है या कॉन्फ्लिक्ट है, तो इससे क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। शॉर्टेज ऑफ सुटेबल पर्सनल इन वन ब्रांच में बी फिल्ड थ्रू ट्रांसफ़र फ्रॉम अनदर ब्रांच। अब क्या होता है, सुटेबल पर्सनल भी मिल जाता है, हमें ऑलरेडी पता है कि वो अच्छा परफॉर्म करता है, तो इससे क्या होता है, अगर कोई डिपार्टमेंट में ज़रूरत है तो हम उसका ट्रांसफ़र करके ईज़िली अच्छे पर्सनल को रख सकते हैं वहाँ पे, अच्छे एम्प्लॉय को।
बट जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंश्योर करना कि जिस एम्प्लॉय का हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कैपेबल हो परफॉर्म करने के लिए वो जॉब को। ट्रांसफ़र से क्या होता है, एक टाइप की एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी मिल जाती है कि वो डिफरेंट जॉब एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उनका नॉलेज बढ़ता है इससे। तो ट्रांसफ़र एक टाइप का इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की मेरिट्स क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा हायर मोटिवेशन लेवल। अब जो एम्प्लॉय जिनको हमने प्रमोट किया है तो ये लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। प्रमोशन अगर अगर कोई एम्प्लॉय है वो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, अगर हम उसे हायर लेवल पे प्रमोट कर देते हैं तो इससे क्या होता है, वो मोटिवेट होंगे और उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी और उन्हें मतलब लर्न भी करने का मौका मिलेगा, न्यू स्किल्स वगैरह। सेकेंड, सिंपल प्रोसेस। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, बहुत सिंपल होता है और रिलायबल प्रोसेस है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ पहले से काम कर रहे होते हैं उन्हीं का हम प्रमोशन या ट्रांसफ़र करते हैं, तो उन पे हम ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। थर्ड, डेवलप फ्यूचर मैनेजर। प्रमोशन और ट्रांसफ़र से क्या होता है, एक तरह की ट्रेनिंग मिल जाती है एम्प्लॉयज़ को, तो इससे क्या होता है, मिडल और टॉप लेवल मैनेजर्स फ्यूचर के लिए तैयार हो जाते हैं। फोर्थ, नो नीड फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के में, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो लोग ऑलरेडी फैमिलियर होते हैं वर्क इन्वायरमेंट से, तो यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं होती है इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग की। फिफ्थ, नो ओवर और अंडर स्टाफिंग। ट्रांसफ़र से क्या होता है, ओवर स्टाफिंग या अंडर स्टाफिंग जो होती है वो प्रिवेंट होती है। जो भी डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफिंग होती है वहाँ से हम उन जो भी ओवर स्टाफ्ड होते हैं एम्प्लॉयज़ उनका हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में जहाँ पे अंडर स्टाफिंग की प्रॉब्लम होती है, तो इससे क्या होता है, वेस्टेज बहुत कम हो जाता है। सिक्स्थ, इकोनॉमिकल। ये जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है बहुत ज़्यादा चीपर है, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को हमें ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता, तो ये ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती हमारी। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है हमारा डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स या फिर डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें सबसे पहला आ जाएगा लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या एक लॉस होता है हमारा, हमें फ्रेश टैलेंट नहीं मिल पाता है, हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही मतलब ट्रांसफ़र या प्रमोट करते हैं, तो इससे क्या होता है, ओल्डी टेक्निक या फिर ओल्डी जो वर्क वगैरह रहता है वही सब होता है, कुछ भी हमें न्यू नहीं मिलता है, कुछ भी फ्रेश टैलेंट या आइडियाज़ नहीं मिलते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। सेकेंड, डिक्रीज़ इन एंथुजियाज़म लेवल। अब एम्प्लॉय जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं, उन्हें क्योंकि पता है एक टाइम के बाद हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, तो वो लोग उतना सीरियसली वर्क नहीं करते हैं। थर्ड, नॉट सुटेबल फॉर अ न्यू इंटरप्राइज। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट न्यू इंटरप्राइज के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सारी वैकेंसीज़ को हमें फिल करना पड़ेगा, कोई भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं वहाँ पे। फोर्थ, लैक ऑफ कंपटीशन। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन जो एम्प्लॉय के बीच में है वो ख़त्म हो जाती है, कोई भी कंपटीशन नहीं होता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही यूज़ करते हैं फिल करने के लिए वैकेंट पोजीशन को। फिफ्थ, लो प्रोडक्टिविटी। जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो रिड्यूस हो जाती है इसमें। सिक्स्थ, लिमिटेड चॉइस। अब इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड चॉइस होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं हमें उसी में से चूज़ करना होता है फिल करने के लिए वैकेंट पोजीशन को, तो हमारे पास चॉइस नहीं होती है ज़्यादा। तो ये थे कुछ डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट refers to searching for the employee from the sources outside the organization। इसमें क्या होता है, हम एम्प्लॉय का सर्च कर रहे होते हैं ऐसे सोर्सेज से जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, ना कि अंदर। सारे इंटरप्राइज जो होते हैं वो यूज़ करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज में फॉर ऑल द क्योंकि सारी वैकेंसीज़ को तो अब हम इंटरनल सोर्सेज से भर नहीं सकते हैं, तो सारी इंटरप्राइजेज़ ये यूज़ करती हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। अब इसके वेरियस सोर्सेज क्या होते हैं एक्सटर्नल सोर्स के,
इसमें सबसे पहला आ जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होता है, इस मेथड में हम एक नोटिस को प्लेस कर देते हैं नोटिस बोर्ड ऑफ इंटरप्राइज में, और स्पेसिफाई कर देते हैं सारी डिटेल्स जो भी मतलब हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे भी वो एम्प्लॉय की, वो सब हम लिख देते हैं और नोटिस बोर्ड पे उसे चिपका देते हैं। अब जो भी जॉब सीकर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक डेट पे आप प्रीमिसेस में आते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। ये मेथड सुटेबल है फॉर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब के लिए, ये मेथड सुटेबल है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो भी वर्कर्स अपॉइंट किए जाते हैं इस मेथड से उन्हें कैजुअल वर्कर्स और बदली वर्कर्स कहते हैं, और उनको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाता है डेली बेसिस पे, डेली हम उन्हें वेजेस देते हैं। ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल मेथड है क्योंकि इसमें कोई भी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं लगती है वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए। ये सुटेबल है फिल करने के लिए कैजुअल वैकेंसीज़ को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है वर्क का, या फिर व्हेन सम परमानेंट वर्कर्स आर एब्सेंट, जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं वो एब्सेंट हो तो उनकी जो जॉब पोजीशन है उसको फिल करने के लिए काम आता है ये। सेकेंड सोर्स है कैजुअल कॉलर्स। अब कंपनी को बहुत ज़्यादा अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स मिलते रहते हैं जॉब सीकर्स से वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब जब उनकी डिमांड नहीं होती है कंपनी की तब भी बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह आते हैं, तो कंपनी क्या करती है, एक डेटाबेस रखती है उन एप्लीकेशंस का, ताकि जब आगे उन्हें ज़रूरत हो रिक्रूटमेंट की तो वो मतलब उसे यूज़ कर पाए। तो जब भी मतलब आता है ऐसा कुछ तो ये यूज़ करते हैं कंपनी। ये एक इकोनॉमिकल मेथड है क्योंकि इसमें भी कोई भी एडवर्टीज़मेंट नहीं देना पड़ता है वैकेंसी के लिए। थर्ड, एडवर्टीज़मेंट। अब एडवर्टीज़मेंट में क्या होता है, एडवर्टीज़मेंट दिया जाता है न्यूज़पेपर या फिर ट्रेड जर्नल्स या टेलीविज़न में, अलॉन्ग विथ फुल डिस्क्रिप्शन के अबाउट जॉब एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जॉब की वो सब क्लैरिफाई करके दिया जाता है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेथड है, स्पेशली ये यूज़ किया जाता है रिक्रूट करने के लिए स्किल्ड वर्कर्स को। अब एक एडवांटेज क्या होता है एडवर्टीज़मेंट देने का, हम अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की और जॉब की, और इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ कैंडिडेट जो है अप्लाई करेंगे, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट अगर हम टेलीविज़न वगैरह में देंगे तो उससे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, तो मैनेजमेंट को एक वाइड रेंज मिल जाएगी सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इस मेथड में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है गवर्नमेंट रन करती है फिल करने के लिए अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स को। अनएम्प्लॉयड जो भी पर्सन्स होते हैं अपने आप को इसमें इस एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवाते हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है वो हमेशा एम्प्लॉयर के साथ टच में रहता है। जब भी एम्प्लॉयर की रिक्वेस्ट होती है, उन्हें ज़रूरत होती है कैंडिडेट्स की, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब उनको प्रोवाइड करता है जो भी उनके पास रजिस्टर्ड होते हैं उनके नेम्स वगैरह। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक तरह से लिंक करता है जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच का, एक तरह का लिंक है। बट कभी कभी क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो अपडेटेड नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट जो उनके द्वारा रिफ़र्ड किए जाते हैं वो सुटेबल नहीं होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर जो एम्प्लॉयर्स वगैरह होते हैं इस पर मतलब रिलाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट सोर्स इज प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इस मेथड में क्या होता है, सर्विस ऑफ प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होता है उसको यूज़ किया जाता है, जो मतलब सारा जितना भी फंक्शन होता है रिक्रूटमेंट का या फिर सिलेक्शन का वो करते हैं बिहाफ ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, वो सारी मतलब फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करते हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का, और ये करने के लिए वो फ़ी चार्ज भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। बट जो ये टेक्निक है वो केवल ऐसे जगह पे यूज़फुल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग की ज़रूरत हो। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूट करने के लिए टेक्निकल, प्रोफेशनल, मैनेजेरियल पर्सनल। ये जो एजेंसीज़ होती है ये स्पेशलाइज्ड होती है मिडिल लेवल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट के लिए। ये एजेंसीज़ जो होती हैं वो कंपाइल करती है बायोडेटा ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और रिकमेंड करती है सुटेबल नेम एम्प्लॉयर्स को उनकी डिमांड पे। ये प्रोवाइड करती है नेशन वाइड सर्विस इन मैचिंग पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई,
और ये मेंटेन करती हैं डेटा बैंक ऑफ पर्सन विद डिफरेंट क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स, एंड इवन उनको एडवर्टाइज करती हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट टू रिक्रूट राइट टाइप ऑफ पर्सनल, और उनको एडवर्टाइज भी करती हैं जॉब्स ऑन बिहाफ ऑफ उनके अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट है कि राइट टाइप ऑफ पर्सनल का रिक्रूटमेंट के लिए। नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। इस मेथड में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है कंडक्ट करता है इंटरव्यू बहुत सारे डिफरेंट कैंपसेस में, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यहाँ सब, ताकि उन्हें मतलब प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट मिल पाए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आजकल कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इससे क्या होता है, ईजिली टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल जॉब पोजीशन फिल हो जाती है और कंपनी को फ्रेश टैलेंट भी मिलता है। कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है, इसमें क्या होता है, जाते हैं, विजिट करते हैं कॉलेजेस वगैरह में, कैंपसेस वगैरह में, और प्लेसमेंट सेंटर्स क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी विजिट इंस्टीट्यूट लाइक IIT एंड IIM फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट। सेवेंथ, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो काम कर रहे होते हैं, उनको इनकरेज किया जाता है कि वो रिकमेंड करें सुटेबल पर्सन को। अगर उनके कोई फ्रेंड या रिलेटिव में है तो उसमें से किसी को रिकमेंड करें कोई पोजीशन के लिए, जॉब। सच एप्लीकेंट्स आर लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉय बिकॉज देयर बैकग्राउंड इज सफिशेंटली नोन। अब ऐसे जो भी एप्लीकेंट्स आएंगे उन्हें ज़्यादातर अच्छा एम्प्लॉय माना जाता है क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी हमें पता होता है ऑलरेडी। इस मेथड में क्या होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एक तरह की होती है। नेक्स्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। इस मेथड में क्या होता है, इंटरमीडियरीज नोन एज एजेंट या लेबर कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ किया जाता है हायर करने के लिए अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स को। अब जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो अपने आप को टच में रखते हैं लेबर के साथ, ताकि जब भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत हो अनस्किल्ड वर्कर की, शॉर्ट नोटिस पे वो प्रोवाइड कर सकें। वर्कर को जो भी रिक्रूट किया जाता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, जो कि खुद ही एक एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। हाउएवर इफ़ द कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ डिसाइड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो खुद से अगर ये डिसाइड करता है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना है, तो जितने भी वर्कर्स हैं जिसको उस कॉन्ट्रैक्टर ने हायर करवाया है वो लोग भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे। नेक्स्ट, वेब पब्लिशिंग। आजकल इंटरनेट क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कॉमन सोर्स हो गया रिक्रूटमेंट का। बहुत सारे वेबसाइट है जिसको स्पेशली डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि मतलब ईज़िली हमें रिक्रूटमेंट या फिर जॉब मिल जाए। मतलब जैसे कि मतलब www.naukri.com, shine.com, ये सबको मतलब इसीलिए क्रिएट ही किया गया है ताकि दोनों जॉब सीकर्स को और जॉब ओपनिंग दोनों को मतलब एक वो मिल पाए कि दोनों लोगों की मतलब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए। तो ये थे कुछ सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब मेरिट्स क्या होते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के, तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा क्वालिफाइड पर्सनल। एक्सटर्नल सोर्स क्या करता है, हेल्प करता है मैनेजमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्वालिफाइड और ट्रेन पीपल को, ताकि वो अप्लाई कर रहे हैं वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए। एक तरह से हमें क्या होता है, क्वालिफाइड पर्सनल मिल पाते हैं एक्सटर्नल सोर्स में। सेकेंड, वाइडर चॉइस। एक्सटर्नल सोर्स क्या है, वाइडर चॉइस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम मतलब बाहर से बहुत सारे लोग मिल पाते हैं। इंटरनल सोर्स में क्या होता है, केवल जो कंपनी में होता है, कंपनी में जो एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, हमें उन्हीं में से किसी से वैकेंट पोजीशन को फिल करना रहता है। बट एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है, हमें बहुत सारी वाइड रेंज वैरायटी मिल पाती है लोगों की, जिससे हम अपनी जॉब पोजीशन को फिल कर सकते हैं। थर्ड, फ्रेश टैलेंट। अब इंटरप्राइज जो है एक्सटर्नल सोर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, फ्रेश टैलेंट लेने का, क्योंकि उसे आउटसाइड से मिल रहा है। बट इंटरनल सोर्स में क्या होता था, हमें केवल जो मतलब पहले से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उन्हीं में से सेलेक्ट करना होता है, तो उसमें क्या होता है, फ्रेश टैलेंट नहीं मिल पाता है। बट एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है, हमें फ्रेश टैलेंट मिलता है। बट ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फोर्थ, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। एक्सटर्नल कैंडिडेट जो हैं वो ज़्यादा मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ट्रेंड और टैलेंटेड होंगे, तो इंटरनल कैंडिडेट को उनके साथ compete करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होती है कि हमें एक्सटर्नल कैंडिडेट जो न्यू रिक्रूटेड हुए हैं उनसे बेटर परफॉर्म करना है।
नेक्स्ट इज़ डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग स्टाफ। अब जब हम रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं आउटसाइड से, तो इससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होते हैं वो मे बी डिससेटिस्फाई भी हो सकते हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक चांस होगा फील करने के लिए कि उनका प्रमोशन चला गया। अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में से होता अगर, तो मे बी उनके पास एक चांस रहता कि उनका प्रमोशन हो पाए। तो इससे क्या होता है, वो डिससेटिस्फाइड फील करते हैं। सेकेंड, लेंदी प्रोसेस। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, वो बहुत ज़्यादा एक लेंदी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें वैकेंसी को पहले पब्लिश करवाना पड़ता है, फिर इंटरप्राइज को वेट भी करना पड़ता है जो भी कैंडिडेट हैं उनके रिस्पॉन्स का, उसके बाद जाके कहीं रिक्रूटमेंट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक लेंदी प्रोसेस है। थर्ड, कॉस्टली प्रोसेस। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं एडवर्टीज़मेंट में और प्रोसेस करने में सारे एप्लीकेशन वगैरह को, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा मीनिंग। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है, इसमें हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो होता है उसका यूज़ करते हैं फिल करने के लिए वैकेंट जॉब पोजीशन को। वहीं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हम सर्च करते हैं न्यू एम्प्लॉयज़ का जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है उनका। सेकंड, चॉइस। इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हमें लिमिटेड चॉइस होता है, वहीं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाइडर चॉइस मिलती है एप्लीकेंट्स की। थर्ड, इकॉनमी। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो चीपर है, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है कोई भी वैकेंसी को पब्लिश करने के लिए। वहीं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है एडवर्टीज़मेंट वगैरह पे। फोर्थ, टाइम। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वहीं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। फिफ्थ, मोटिवेशन। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होते हैं, एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ या स्टाफ होते हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं, उनको लगता है कि हमारा प्रमोशन होगा तो हम अच्छे से काम करें। वहीं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होते हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। सिक्स्थ, क्वालिटी। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में कोई भी स्कोप नहीं होता है फ्रेश टैलेंट का, वहीं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में एक न्यू टैलेंट हमें मिलता है, फ्रेश टैलेंट। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्शन क्या होता है। तो सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और चूज़ करते हैं बेस्ट पर्सन को आउट ऑफ नंबर ऑफ जितने भी कैंडिडेट्स टोटल अप्लाई किए होते हैं उनमें से बेस्ट पर्सन का सिलेक्शन करना ही, मतलब यही प्रोसेस सिलेक्शन कहलाता है। तो अब बहुत सारे अलग अलग लोगों ने सिलेक्शन की डेफिनेशन दी। तो डेल योर्डर ने क्या कहा, सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चूज़ करते हैं कैंडिडेट्स को, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या बाहर हो, जो मोस्ट सुटेबल पर्सन होता है वो करंट पोजीशन के लिए या फ्यूचर पोजीशन के लिए उसे सेलेक्ट करने को ही हम सिलेक्शन का प्रोसेस कहते हैं। वहीं डेविड और रॉबिन्स ने क्या कहा, सिलेक्शन एक मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है कि इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कौन सा जॉब एप्लीकेंट सक्सेसफुल होगा अगर हम उसे हायर्ड करते हैं। स्टोन के वर्ड्स में कहें तो सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन एप्लीकेंट्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाइंग एंड हायर दोज विद अ ग्रेटर लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस इन अ जॉब। तो सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है डिफरेंशिएटिंग का एप्लीकेंट्स के बीच में, क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई और हायर करने के लिए उन एप्लीकेंट्स या कैंडिडेट्स को जिनका मतलब चांसेस ज़्यादा है सक्सेस करने का जॉब में। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सिलेक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनमें से, ताकि हमारी जॉब पोजीशन जो है वो फिल हो सके एप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स के साथ।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अब सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इसमें सबसे पहला आ जाएगा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे क्या होता है, जितने भी अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है और जितने भी सुटेबल एप्लीकेंट्स होते हैं उनको फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है और इस इंटरव्यू को हम क्या कहते हैं, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। ये हेल्प करता है रिजेक्ट करने में कैंडिडेट को फॉर रीज़न विच डू नॉट अपीयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में क्या होता है, हम रिजेक्ट कर पाते हैं उन कैंडिडेट्स को जो जो जिनके लिए हमें रीज़न नहीं मिला था एप्लीकेशन फॉर्म्स में, हम उससे मतलब उनको एलिमिनेट कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट, सिलेक्शन टेस्ट। अब जो कैंडिडेट्स पास कर लिए होते हैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू उनको सिलेक्शन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है या फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी कहते हैं इसे। अब एम्प्लॉयमेंट टेस्ट क्या होता है, ये एक मैकेनिज़्म है जिसका मेन एम होता है मेजर करना कुछ जो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक होती है इंडिविजुअल की उसको। ये आइदर पेपर पे भी हो सकता है या पेंसिल टेस्ट भी हो सकता है, कुछ मतलब करवा भी सकता है एक्सरसाइज इसमें। सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कैंडिडेट के बारे में, हमें बताती है उनके एप्टीट्यूड, उनका इंटरेस्ट क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, पर्सनालिटी कैसी है उनकी, ये सब हमें पता चलता है सिलेक्शन टेस्ट से, जो कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म से नहीं पता चल सकता है। अब सिलेक्शन टेस्ट में जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं टेस्ट वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये टेस्ट मेज़र करता है लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कैंडिडेट का। ये इंडिकेट करता है एक पर्सन की लर्निंग एबिलिटी क्या है या फिर एबिलिटी क्या है उसकी डिसीजन लेने की या जजमेंट करने की। सेकेंड टेस्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि इंडिविजुअल का पोटेंशियल कितना है, कि वो न्यू एक्टिविटीज़ या न्यू स्किल्स को ईजिली सीख सकता है या नहीं सीख सकता है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है। ये टेस्ट इंडिकेट करता है कि क्या कैपेसिटी है कैंडिडेट की कि वो आगे ग्रो कर सकता है, डेवलप कर सकता है, या फिर वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। अब पर्सनालिटी टेस्ट क्यों कंडक्ट किया जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है मेजर करने के लिए कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक कैंडिडेट की, जैसे कि वैल्यू हो गए, बिलीव्स हो गए, उसका एटीट्यूड कैसा है, इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, उसकी कैपेसिटी कैसी है कि वो ईज़िली फैमिलियर होता है या नहीं होता है, मैच्योरिटी कैसी है। पर्सनालिटी टेस्ट का मेन एम क्या होता है, एक्सप्लोर करना क्वालिटीज़ ऑफ पर्सनालिटी एज अ होल। ये टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है डिज़ाइन करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो नेक्स्ट अब है ट्रेट टेस्ट। ट्रेट टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए जो एग्जिस्टिंग स्किल्स होती हैं इंडिविजुअल की उसको। ये मेजर करता है कि लेवल ऑफ नॉलेज या प्रोफिशिएंसी कैसा है उसका, मतलब सर्टेन एरिया ऑफ प्रोफेशन या टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह में उसकी लेवल ऑफ नॉलेज कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए वो टाइपिस्ट की जॉब कर रहा है तो उसका हम टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे देखने के लिए कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी नॉलेज कितनी है उसमें। अब जो ट्रेड टेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट से, क्योंकि जो ट्रेड टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, उस हम देखते हैं कि उसका मतलब पहले से जो नॉलेज वो गेन कर रखा है वो कैसा है। वहीं एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, हम ये मेजर करते हैं कि उसकी कैपेसिटी क्या है कि वो फ्यूचर में कितना लर्न कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इस नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि पर्सन का क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है या फिर किस काइंड की जॉब उसको सेटिस्फाई करेगी। इस टेस्ट का मेन एम क्या होता है, आइडेंटिफाई करना एरिया जिसमें कैंडिडेट की स्पेशल लाइकिंग हो या फैसिनेशन हो या इन्वॉल्वमेंट, उसको जो चीज़ पसंद हो, ये जानने के लिए इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं वो जो क्वालिफाई कर चुके होते हैं सारे टेस्ट को, उन्हें एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन कंडक्टेड टू इवैल्यूएट एप्लीकेंट्स सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। इंटरव्यू क्या होता है, एक टाइप का फॉर्मल और इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन होता है जिसको मेनली कंडक्ट किया जाता है ये इवैल्यूएट करने के लिए कि एप्लीकेंट सुटेबल है जॉब के लिए या नहीं है।
इंटरव्यू क्या करता है, हेल्प करता है जानने में जो भी कैंडिडेट्स हैं उसकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस या पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इंटरव्यू से क्या होता है, कैंडिडेट को एक चांस मिल जाता है, उसको इन्फॉर्मेशन मतलब मिल जाती है कि उसकी सैलरी क्या होने वाली है, वर्किंग कंडीशन कैसा होने वाला है, पोस्टिंग कैसी होने वाली है, ये सब चीज़ की भी उसको इन्फॉर्मेशन हो जाती है। फोर्थ स्टेप इज़ रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब जो भी कैंडिडेट होंगे जो सेलेक्ट हो गए होंगे इंटरव्यू में, उनको जनरली क्या होता है, अपना नेम और एड्रेस देना पड़ता है रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में। जो भी कैंडिडेट सक्सेसफुल हो गए होंगे इंटरव्यू में, उनको उस बेसिस पे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जो भी वो रेफरेंस पहले प्रोवाइड किए होंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। रेफरेंस कैन बी ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर, नोन पर्सन, टीचर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एक्सेट्रा। रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, कोई भी जहाँ पे पहले वो काम करते थे, या फिर किसी नोन पर्सन का, कोई टीचर का, या फिर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, किसी का भी रेफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन डिसीजन। अब ऐसे कैंडिडेट जो सारे हर्डल्स क्रॉस कर लिए होंगे, इंक्लूडिंग फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्शन। तो बिफोर मेकिंग फाइनल डिसीजन अबाउट सिलेक्शन, जितने भी व्यूज़ होंगे और ओपिनियन होंगे मैनेजर्स के, जो भी मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है परफॉर्मेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉय, उसका मतलब डिसीजन को कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जॉब ऑफर देने से पहले कोई भी कैंडिडेट्स को एक मेडिकल टेस्ट को पास करना होता है। जॉब ऑफर उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिसको मतलब फिट डिक्लेयर कर देगी मेडिकल टीम जो भी होगी ऑर्गेनाइजेशन की। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक जो मेडिकली फ़िट या हेल्दी कैंडिडेट होता है वही अच्छे से वर्क कर पाता है एफिशिएंटली, इन कंपैरिजन टू ऐसे कैंडिडेट के जो कि फ़िज़िकली अनफिट हो, या डिजीज़ हो, या डिसेबल कैंडिडेट्स हो। नेक्स्ट स्टेप इज़ जॉब ऑफ़र। अब जो भी कैंडिडेट क्लियर कर ली होगी मेडिकल एग्जामिनेशन, उसको कंपनी क्या करेगी, जॉब ऑफ़र देगी थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के थ्रू। अब जो लेटर होगा वो कंटेन करेगा सारे टर्म्स और कंडीशन एम्प्लॉयमेंट के जो भी होने वाले हैं, उसके पे स्केल या फिर कोई अदर बेनिफिट अगर वो जॉब से कैंडिडेट को मिल रहा है। ऐसे लेटर जो जनरली कंटेन करते हैं डेट, जिस डेट से अपॉइंटी को मतलब ड्यूटी पे जाना है। अपॉइंटी को एक रीज़नेबल टाइम भी दिया गया होता है कि उसको किस टाइम पे ऑफिस में मतलब रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब कैंडिडेट एक्सेप्ट कर लेगा जॉब ऑफ़र को, तो एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा एम्प्लॉयर और कैंडिडेट के बीच में। कैंडिडेट को प्रोवाइड करना होगा सर्टेन वाइटल डिटेल्स इन अ फॉर्म ड्यूली ऑथेंटिकेटेड एंड अटेस्टेड बाय हिम। Such attestation form is kept by the company as a valid record for future reference। क्या होगा, कैंडिडेट को कुछ कंपनी के रूल्स वगैरह होते हैं, कुछ अपने बारे में मतलब डिटेल वगैरह फॉर्म में देना पड़ेगा, और कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी, जिसको कंपनी वैलिड रिकॉर्ड के तरह फ्यूचर के रेफरेंस के लिए रखेगी अपने पास। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, ये सारे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जितने भी मतलब जॉब टाइटल, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट ऑफ जॉइनिंग क्या है, पे एंड अलाउंसेस क्या है, कितने आवर्स वर्क करना है, लीव रूल्स क्या है, डिसिप्लिनरी रूल्स क्या है, सब कुछ मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा होगा। तो ये थे कुछ स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इसमें सबसे पहला आ जाता है पर्पज़। रिक्रूटमेंट का पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है क्रिएट करना लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। वहीं सिलेक्शन का एम क्या होता है, उसका एम होता है ये इंश्योर करना कि कॉम्पिटेंट कैंडिडेट ही एम्प्लॉय हो कंपनी में। सेकेंड, नेचर। रिक्रूटमेंट क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हम इनकरेज करते हैं पीपल को कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। वहीं सिलेक्शन क्या है, वो एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि उसमें हम रिजेक्ट कर देते हैं ज़्यादातर कैंडिडेट्स को। थर्ड क्या है, प्रोसेस। रिक्रूटमेंट क्या एक सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि कैंडिडेट को कोई भी ज़रूरत नहीं होती है क्रॉस करने की हर्डल्स, इसमें केवल उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। वहीं सिलेक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि कैंडिडेट को बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनको उन्हें पार करना होता है, बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। फोर्थ, स्टेज।
रिक्रूटमेंट जो है सिलेक्शन के पहले होता है और वहीं सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के बाद होता है। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्टाफिंग फंक्शन का। ट्रेनिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम जो एम्प्लॉय की नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ होती है उसको बढ़ाते हैं। कोई जॉब करने की जो भी नॉलेज वगैरह होती है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं। ये एक सिस्टमैटिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है स्किल्स को इम्प्रूव करने का। ट्रेनिंग का मेन एम क्या होता है, एम्प्लॉय को मतलब इतना एबल बनाना कि वो अपनी प्रेजेंट जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सके, या फिर उसे इतना प्रिपेयर कर देना कि वो हायर पोजीशन को अच्छे से संभाल सके जिसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह आएंगी उसके लिए। वहीं डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय। उसमें ओवरऑल जो ग्रोथ होती है एम्प्लॉय की हम वो करते हैं। डेवलपमेंट में क्या होता है, हम एम्प्लॉय को प्रिपेयर करते हैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और चैलेंजिंग जॉब को परफॉर्म करने के लिए, और उनकी जो हिडन क्वालिटीज़ और टैलेंट होते हैं उसको हम डेवलप करते हैं जिनके बारे में उनको खुद नहीं पता होता है कि उनके पास हिडन क्वालिटीज़ भी हैं बहुत सारी। अब नेक्स्ट आ जाएगा इम्पॉर्टेंस या बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सारे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड पीपल की ज़रूरत होती है अगर उसे सर्वाइव करना है या ग्रो करना है इस कॉम्पिटिटिंग इन्वामेंट में। तो अब जैसे जैसे इन्वामेंट हमारा चेंज हो रहा है, जो जॉब है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट होती जा रही है, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है या एसेंशियल हो जाता है नॉलेजेबल वर्कफोर्स को मेंटेन करने के लिए। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्ले करता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल इम्प्रूव करने में इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ की। अब हम देखेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा सिस्टमैटिक लर्निंग। सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस जो है ट्रेनिंग की वो टीच करती है वर्कर को कि कैसे उनको जो भी रिसोर्सेज हैं उनके पास उसका एफिशिएंट यूटिलाइज़ करना है। इट इज़ बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड विच लीड टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड मनी। अब हिट और ट्रायल मेथड में क्या होता है, हम ट्राई करते हैं फिर सीखते हैं, बट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि कैसे यूज़ करना है, कितना करना है। तो इससे क्या होता है, वेस्टेज कम हो जाती है, एफर्ट्स और मनी दोनों बचते हैं हमारे। सेकेंड, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब वेल ट्रेंड एम्प्लॉय होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे जॉब में अपनी, जिससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के टर्म्स में, और इन रिटर्न क्या होगा, हायर प्रॉफिट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के। थर्ड, प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर। ट्रेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉय ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब्स करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। ट्रेनिंग प्रिपेयर करता है उनको ऐसे पोजीशन लेने के लिए जो कि फ्यूचर मैनेजर के लिए ज़रूरी होते हैं। इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर मैनेजर बनना पड़े तो ये उसको ऑलरेडी प्रिपेयर कर देता है। फोर्थ, बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉय। ट्रेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉय का मोरल बढ़ता है और उनका जो एब्सेंट करने का ड्यूरेशन होता है वो भी कम होता है, और एम्प्लॉय टर्नओवर भी कम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। फिफ्थ, बेटर रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। ट्रेनिंग क्या करता है, हेल्प करता है जो भी चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में उसके साथ एक पेस बनाने के लिए। जितने भी चेंजेस टेक्नोलॉजिकल या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ रहे हैं उसके साथ साथ चलने में एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है। तो ये थी इम्पॉर्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस टू एम्प्लॉयज़। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है करियर ग्रोथ। अब ट्रेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉय को एडवांस में सीखने मिलती है वो स्किल्स जो उन्हें फ्यूचर में काम आने वाली है। इससे उन्हें न्यू इम्प्रूव्ड और एडवांस नॉलेज और स्किल्स मिलती है ट्रेनिंग से। सेकंड, इंक्रीज्ड अर्निंग। अब ट्रेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ती है, जो कि इन रिटर्न उनको हेल्प करता है ज़्यादा अर्न करने के लिए। थर्ड, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जो ट्रेन वर्कर्स होंगे वो उनको मतलब एक्सीडेंट होने के कम चांसेस होंगे क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे मशीन्स या मटेरियल वगैरह को हैंडल करने के लिए। तो
एम्प्लॉय की सेफ्टी मेंटेन रहती है इसमें। फोर्थ, हाई मोरल, जो भी ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होंगे उनका जो जॉब सेटिस्फैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको पता होगा कि वो क्या जॉब कर रहे हैं। इससे क्या होगा, उनका मोरल जो होगा वो बढ़ेगा और वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा कॉन्सेप्ट। ट्रेनिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज और स्किल को बढ़ाते हैं, वहीं डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम लर्न करते हैं और ग्रो करते हैं। सेकंड, पर्पस। ट्रेनिंग का मेन एम या पर्पस क्या होता है, एम्प्लॉय को उसके प्रेजेंट जॉब में बेटर परफॉर्म करवाना। वहीं डेवलपमेंट का मेन एम क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। थर्ड, ओरिएंटेशन। अब ट्रेनिंग जो है वो जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, वहीं डेवलपमेंट क्या है, करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसमें हम करियर के बारे में सोच के डेवलपमेंट करते हैं एम्प्लॉयज़ का। फोर्थ, स्कोप ऑफ लर्निंग। ट्रेनिंग क्या है, बहुत नैरो स्कोप है इसका, ये केवल एक तरह से पार्ट है डेवलपमेंट का। वहीं डेवलपमेंट क्या है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसका स्कोप क्या है, ब्रॉड है, इसमें ट्रेनिंग इंक्लूड होता है। फिफ्थ, सुटेबिलिटी। ट्रेनिंग ज़्यादा सुटेबल है टेक्निकल स्टाफ के लिए, वहीं डेवलपमेंट ज़्यादा सुटेबल है मैनेजेरियल स्टाफ के लिए। सिक्स, ड्यूरेशन। ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है और डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम पूरे करियर ओरिएंटेड होता है वो, उसमें हम उनके करियर की ग्रोथ के बारे में सोच रहे होते हैं। सेवेंथ, लेवल ऑफ ट्रेनीज इन्वॉल्व्ड। अब ट्रेनिंग में क्या होता है, ये ज़्यादातर नॉन मैनेजेरियल पर्सनल के लिए होता है, या फिर हम कह सकते हैं ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ के लिए। वहीं डेवलपमेंट क्या होता है, ये अप्लाई किया जाता है ग्रोथ ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल के लिए। एट्थ, डेप्थ ऑफ नॉलेज इम्पार्टेड। अब जो द नॉलेज इज़ इम्पार्टेड फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। अब ट्रेनिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ही मतलब नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। वहीं डेवलपमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ हो, वो कोई भी टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके या कोई भी टाइप की जॉब परफॉर्म कर सके, ऐसा ग्रोथ करवाया जाता है। नाइन्थ, इनिशिएटिव इन लर्निंग। ट्रेनिंग में क्या होता है, एम्प्लॉयर इनिशिएटिव लेता है ट्रेन करने के लिए उसके एम्प्लॉयज़ को। वहीं डेवलपमेंट में क्या होता है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव लेते हैं खुद से कि उसका ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेथड ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग को ब्रॉडली हम देखें तो दो कैटेगरीज में बांटा गया है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, ये वो मेथड होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं वर्क प्लेस में, जब एम्प्लॉय एक्चुअली वर्क कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में। इस मेथड में क्या होता है, क्या कहते हैं हम इसे, लर्निंग वाइल डूइंग। फॉर एग्जाम्पल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग एक्सेट्रा। वहीं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, ये मेथड होता है जिसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉय को जब वो अपनी जॉब पे नहीं होता है। दिस मेथड इन्वॉल्व लर्निंग बिफोर डूइंग। इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग को सेपरेट कर दिया जाता है जॉब से और उसका पूरा जो फोकस या अटेंशन होता है वो लर्न करने पे होता है। जो भी उसकी मतलब मटेरियल होते हैं लर्न करने के, उस पर उसका फोकस होता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। फॉर एग्जाम्पल वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है मीनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का मतलब क्या होता है, ऐसी ट्रेनिंग जो कि वर्क प्लेस पे प्रोवाइड की जाती है। वहीं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड मतलब क्या होता है, ऐसी जॉब या फिर ऐसी ट्रेनिंग जो कि जॉब जब हम नहीं कर रहे होते हैं, दूर होते हैं जॉब से अपने, तब प्रोवाइड की जाती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में कौन से प्रिंसिपल अप्लाइड होते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वाइल डूइंग। वहीं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बिफोर डूइंग। थर्ड, प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है उनके वर्क प्लेस पे। वहीं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है जब वो एक्चुअल वर्क प्लेस से दूर होते हैं अपने। सुटेबिलिटी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड ज़्यादा सुटेबल है टेक्निकल जॉब्स के लिए
और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड ज़्यादा सुटेबल है मैनेजरियल जॉब्स के लिए। फिफ्थ, ट्रेनर्स। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है बाय एक्सपीरियंस्ड वर्कर से या फिर कोई स्पेशली क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर से। वहीं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में एम्प्लॉय ट्रेन किए जाते हैं एकेडमिशियन से या फिर प्रोफेशनल या टेक्नीशियन से। सिक्स्थ, एग्जाम्पल। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के एग्जाम्पल क्या है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। वहीं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड की एग्जाम्पल क्या है, वेस्टिबल ट्रेनिंग, लेक्चर्स एक्सेट्रा। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। तो अब कुछ ट्रेनिंग मेथड को हम डिस्क्राइब वे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला आ जाता है इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, इंडक्शन ट्रेनिंग एक टाइप का ट्रेनिंग होता है जिसको हम न्यू एम्प्लॉय को देते हैं ताकि वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में क्विकली एडजस्ट कर जाए, वो फैमिलियर हो जाए पीपल से, सराउंडिंग से और जॉब से। इसीलिए हम इंडक्शन ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं। अब जो ड्यूरेशन होता है इंडक्शन ट्रेनिंग का वो बहुत कम होता है, कुछ घंटे का भी हो सकता है या फिर कुछ दिनों का भी हो सकता है। ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है न्यू एम्प्लॉयज़ को सोशलाइज होने में और कंपनी की सारी मतलब ओवरऑल स्ट्रैटेजी या परफॉर्मेंस जानने के लिए। इंडक्शन ट्रेनिंग को जनरली दिया जाता है फिल्म शो, लेक्चर या फिर टूर्स के फॉर्म में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। इंडक्शन ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो कि वर्क करते हैं सोफिस्टिकेटेड और टेक्निकली एडवांस मशीन के साथ। इंडक्शन ट्रेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की इफ़ेक्टिवनेस इम्प्रूव होती है और वो मशीन वगैरह को हैंडल करना भी सीख जाते हैं, जिससे इन टर्न टाइम और कॉस्ट दोनों सेव होता है कंपनी का। सेकेंड मेथड क्या है, वेस्टिबल ट्रेनिंग। इस मेथड में क्या होता है, ट्रेनिंग जो है क्लासरूम में दी जाती है जहाँ पे एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट को बनाया जाता है, बट वो मतलब रहता नहीं है, बट उसके तरह एक मॉडल क्रिएट किया जाता है। ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होती है, जब एम्प्लॉय एक्चुअल वर्क पे नहीं होता है तब दी जाती है। इसमें क्या होता है, एक तरह से डुप्लीकेट मॉडल बनाया जाता है वर्कशॉप का, ना कि ओरिजिनल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, और एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है डमी मॉडल पे। ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जब एम्प्लॉय को एक्सपेंसिव या सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स को यूज़ करना होता है। तो क्या होता है, इसमें हम पहले डमी मॉडल से उनको मतलब तैयार कर देते हैं एक्चुअल मशीन देने से पहले, तो उनको ईज़िली मतलब उसे हैंडल करना आता है। इसमें क्या होता है, इस मेथड ऑफ ट्रेनिंग में एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट जो होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है और ट्रेनर अपना फुल अटेंशन दे पाते हैं ट्रेनिंग पे बिना डिस्टर्बेंस के कोई भी। नेक्स्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस मेथड में क्या होता है, ट्रेनिंग या फिर अप्रेंटिसशिप को तो वर्क करना होता है डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स के, जिसमें एक्सपर्ट्स उन्हें गाइड करेंगे और हेल्प करेंगे लर्न करने के लिए कि उन्हें जॉब कैसे परफॉर्म करनी है। ये ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग होता है। इसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो भी ट्रेनी है उसको हायर लेवल ऑफ स्किल सीखने का मौका मिले। इस ट्रेनिंग को यूनिफॉर्म पीरियड के लिए चलाया जाता है जो कि 2 से 5 साल का हो सकता है। स्लो लर्नर को और भी ज़्यादा हम टाइम बढ़ा के मतलब जो धीरे धीरे लर्न करते हैं ऐसे ट्रेनिंग को और टाइम के लिए हम मतलब गाइडेंस में रखते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनी को एक नॉमिनल रेम्यूनरेशन भी मिलता है जिसको हम स्टाइपेंड कहते हैं। ट्रेनी इज़ यूजुअली एब्जॉर्ब्ड इन रेगुलर पोस्ट ऑन कम्प्लीशन ऑफ हिज अप्रेंटिसशिप पीरियड। अब ट्रेनी को क्या होता है, एक पोस्ट पे रख दिया जाता है जब उसका अप्रेंटिसशिप पीरियड कंप्लीट हो जाता है। ये जो मेथड है ये ज़्यादातर स्किल ट्रेड्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, इन सब के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ये। नेक्स्ट मेथड है ट्रेनिंग का इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इस मेथड में क्या होता है, वोकेशनल या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंटर करते हैं एक अरेंजमेंट में बिग इंटरप्राइजेस के साथ, जहाँ पे स्टूडेंट को भेजा जाता है बिग इंडस्ट्री इंटरप्राइजेस में ताकि उन्हें एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो वर्क एक्सपीरियंस का। ये एक तरह का जॉइंट प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग का जिसमें बिजनेस फर्म और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोऑपरेट करती है, एक साथ आती है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको रेगुलर स्टडीज़ के साथ प्रिस्क्राइब पीरियड के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी।
ताकि वो आगे चल के उनकी स्किल्स और नॉलेज इन्हांस हो। For example, engineering students are sent to business enterprises and medical students are sent to big hospital to get practical knowledge. इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बिग इंटरप्राइजेस में भेजा जाता है ताकि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज हो, और ऐसे ही मेडिकल स्टूडेंट्स को भी हॉस्पिटल्स वगैरह में भेजा जाता है ताकि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। तो ये थी कुछ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।